इस वीडियो में हम सीटेट मैथ्स में पूछे जाने वाली पेडागोजी के बारे में बात करेंगे। यह पेडागोजी मैथ्स के लिए आपको टेट में भी हेल्पफुल हो सकती है, मगर ज़्यादा ये सारे क्वेश्चन वह हैं जो प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं, उन्हीं पर हम इसमें अपनी समझ बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैथ्स पेडागोजी या किसी की भी पेडागोजी को करते हुए हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, विश्लेषित करते हुए हमें चलना चाहिए, तभी हम उस पर समझ बना सकते हैं पेडागोजी पे। तो आइए शुरू करते हैं कि सीटेट के लिए मैथ्स के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन कैसे हैं पेडागोजी के। जैसा हम यहाँ देख रहे हैं, पहला ही क्वेश्चन कि 2 अंकीय संख्या को दूसरी 1 अंकीय या 2 अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्न में से कौन सी पूर्व जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो जैसा हम इसमें देख रहे हैं, तो सही उत्तर है इसका कि गुणा का योग पर वितरण नियम की हमें पूर्व में जानकारी होना आवश्यक है। योग का क्रम विनिमय नियम, गुणन का क्रम विनिमय नियम और गुणन विभाजन के प्रतिलोम के रूप में। तो इसमें हमारा जो सही आंसर है वह क्या है? गुणन का योग पर वितरण नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। गणित में भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्न में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता। तो जो लैंगिक भेद है उसको गणित से भयभीत होने के लिए और उसमें असफल होने के लिए कारण नहीं माना जा सकता। जैसे आप इसमें देख रहे हो, कक्षा कक्ष के अनुभव, प्रतीकात्मक संकेत और गणित की संरचना, यह गणित से भयभीत होने और असफल होने के कारण हो सकते हैं, मगर लैंगिक भेद इसका कोई कारण नहीं हो सकता। जैसा इसमें नेक्स्ट में आप देख रहे होंगे कि 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्न में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो जो पेपर ग्राफ है, आप लास्ट का जो ऑप्शन देख रहे होंगे, ऑप्शन डी या फोर्थ, यह सबसे महत्वपूर्ण है। यानी कि पेपर ग्राफ के द्वारा 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए हम मतलब अधिगम के रूप में, एक साधन के रूप में सबसे अधिक उपयुक्त है। गिनतारा, जियो बोर्ड और मोती व माला हैं, मगर दशमलव संख्याओं के योग के लिए यानी कि दशमलव संख्याओं से संबंधित संक्रियाएं करने के लिए पेपर ग्राफ सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट इसमें आप देख रहे होंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 4 के अधिकतर विद्यार्थी सोचते हैं कि 2 संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं है? तो इसके लिए फिर वही है, जो पेपर ग्रिड पेपर पर जो 2 दशमलव संख्याओं के गुणन को दर्शाकर हम इसको प्रदर्शित करेंगे। एक पूर्ण संख्या व भिन्न के गुणन की कलन विधि को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके इसे संख्या के बराबर योग के द्वारा प्रदर्शित करके 2 दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन विधि को प्रदर्शित करके, तो इसमें ग्रिड पेपर पर जो हम दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करते हैं उसके द्वारा हम इसमें 2 संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। तो यह हम उस पर सत्य नहीं, तो आप देख रहे होंगे कि इसमें आप ये कैसे प्रदर्शित करेंगे, इसके लिए है सही आंसर है। अब प्राथमिक स्तर पर माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? तो मापन को पढ़ाने के लिए तो सबसे लास्ट पर हम फोकस करते हैं। सबसे लास्ट का आप देख रहे होंगे कि प्रमाणित मापों का प्रयोग अप्रमाणित मापों के बाद कराना चाहिए। यानी कि जब हम मापन की संकल्पना कराएं तो हम उससे पहले अप्रमाणित मापों से उसको मेज़र कराएं, नपवाएं, उसके बाद प्रमाणित मापों पर जाएं। तो यह सबसे उपयुक्त रहता है। यानी कि अप्रमाणित मापों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, गलत है। तो सबसे सही जो कथन है वह यही है, प्रमाणित मापों का प्रयोग अप्रमाणित मापों के बाद करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बताने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्न में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जाना चाहिए? तो क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण और परियोजना। ये जो हमारी टीचिंग टेक्निक है या ये जो
असेसमेंट टूल हैं, इनका हमें मूल्यांकन की जो योजनाएं हैं इनका प्रयोग करना चाहिए। क्षेत्रीय विजिट कराना, सर्वेक्षण और परियोजना प्रोजेक्ट कार्य, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्षेत्र तो इसमें सबसे उपयुक्त जो ऑप्शन है तो ऑप्शन 1 यानी कि ऑप्शन ए है इसके लिए। क्वेश्चन नेक्स्ट हम देख रहे हैं, गणित में कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्न में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधन के रूप में किया जा सकता है। तो इसमें आप देखोगे सबसे लास्ट का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो जो ग्राफ है, जियो बोर्ड है, इसमें ये दृष्टिबाधित के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। आप देख रहे होंगे दृष्टिबाधितों के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड। पहली जो 3 ऑप्शन है उसमें संख्या चार्ट है, तो इसलिए सबसे उपयुक्त जो है लास्ट वाला ऑप्शन है, आप इसमें देख रहे होंगे। इसके बाद आता है कि संख्या के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात 8 से 9 आयु वर्ग वाले बच्चे निम्न में से किस समुच्चय में प्रवीण हैं। तो पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण और प्रतिवर्तीयता यानी कि रिवर्सिबिलिटी, क्लासिफिकेशन और जो पंक्तिबद्धता है उसमें वो प्रवीण होंगे। तो पहला ऑप्शन सही है इसमें, जो आप देख रहे होंगे फर्स्ट ऑप्शन, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपको सही है इसमें, पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण और प्रतिवर्तीयता। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि इसमें आप देख रहे हो कक्षा 1 में शिक्षक ने विद्यार्थी से कुछ वस्तुओं की गणना के लिए कहा जिसमें पेन, रबर और शार्पनर थे। विद्यार्थी उन्हें एक रेखा में रखकर गणना करके 10 वस्तुओं के स्थान पर 2 पेन, 5 रबड़ व 3 शार्पनर बनाता है। आपके विचार से वह गणना के किस सिद्धांत और सिद्धांतों पर कठिनाई का सामना करता है। तो इसमें अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत जो ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 2 है, यह सही है। अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत पर कठिनाइयों का सामना करता है। इसके बाद है कि कक्षा 2 की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थी को 4 इकाई व 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। आप इस संकल्पना को कैसे समझाएंगे। तो इसके लिए आप देखोगे कि विद्यार्थियों को गिनतारे पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगे और फिर लिखने के लिए कहेंगे, यानी कि उसको पहले हम गिनतारे से समझाने की कोशिश करेंगे फिर उसको लिखने के मौके देंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सबसे उपयुक्त है। आप ऊपर वाले भी ऑप्शन देख रहे होंगे कि उन्हें बताएंगे कि यह गलत है और फिर उन्हें सही उत्तर को 5-6 बार लिखवाएंगे। नहीं, हमें इकाई व दहाई के स्तंभों में लिखना सिखाएंगे जिससे कोई भ्रम न हो। ये भी सही है, मगर सबसे सही क्या, हम गिनतारे पर, यानी कि उसको गिनतारे पर जो ठोस वस्तुएं हैं, जो मोती हैं, जो उसमें है, तो उससे हम समझाएंगे, यानी कि पहले ठोस वस्तुओं से अनुभव कराएंगे फिर उसको लिखने के लिए कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसके बाद आता है कि गणित में प्रतिचित्रण अर्थात मैपिंग के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। मैपिंग के लिए कौन सा सत्य नहीं है, तो इसमें आप देखोगे, पहले हम सही आंसर की बात करते हैं। तो प्रतिचित्रण या अर्थात मैपिंग गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, तो यह सबसे गलत है, भाग है। मैपिंग गणित पाठ्यक्रम का भाग है। आप देख रहे होंगे गणित क्या है, गणित प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग है, तो यह सबसे गलत है, बाकी सब सही है। यानी कि प्रतिचित्रण का गणित के कई विषयों से समाकलन किया जा सकता है। प्रतिचित्रण स्थानीय चिंतन को बढ़ाता है। प्रतिचित्रण अनुपालित विवेचन को प्रोत्साहित करता है, तो ये सारे सही हैं और लास्ट का ऑप्शन गलत है। गणित खेल और पहेलियाँ मदद करते हैं। गणित के जो खेल हैं और पहेलियाँ हैं वह किस में मदद करते हैं, तो इसमें आप देखोगे कि गणित के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति को विकसित करने में, गणित व प्रतिदिन के विचारों में संबंध बनाने में, गणित को आनंददायक बनाने में, समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें जो गणित के खेल और पहेली हैं चारों के चारों कार्य को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो इसलिए मदद करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है, यानी कि 4 के 4 ऑप्शन सही हैं इसमें।
इसके बाद हम बात करते हैं कि एक आयत व एक समांतर चतुर्भुज भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक विद्यार्थी समांतर चतुर्भुज का भुज का क्षेत्रफल अधिक बता रहे हैं। शिक्षक विद्यार्थियों को यह समझाने में किस प्रकार सहायता करेंगे कि दोनों के क्षेत्रफल समान होते हैं? तो इसमें हम आरेख या ग्राफ पेपर के माध्यम से बच्चों को समझाएंगे। जो ये है सबसे महत्वपूर्ण है कि आरेख और ग्राफ पेपर के माध्यम से समझाएंगे। इसमें और ऑप्शन है, आप देखोगे कागज़ मोड़ने के प्रयोग से, पैमाने के प्रयोग से, जियो बोर्ड के प्रयोग से। तो सबसे अच्छा है क्या, आरेख और जो हमारा ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर पे हम बताएंगे। इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो पहले हम सही आंसर की बात कर लेते हैं। तो सही आंसर है कि गणित में उच्चतर व अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना। उच्चतर व अमूर्त यह सही नहीं है। इसमें जो सही है वह हम बताते हैं कि तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना सही है। गणित को बच्चों की जिंदगी के अनुभवों का भाग बनाना सही है। समस्या समाधान व समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना सही है। गणित में उच्चतर व अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना यह गलत है। ये एनसीएफ को नहीं बताता प्राथमिक स्तर पर। तो अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि एक संख्या का दशमलव निरूपण समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का होना अनिवार्य है? तो इसमें आप देखोगे कि स्थानीय मान संख्याओं दशमलव निरूपण करने के लिए संख्याओं का हमें स्थानीय मान का ज्ञान होना पहले से आवश्यक है। तो इसमें आप देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं कौन सी हैं? तो इसमें व्यकलन जो दिया है वो घटाना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। योग, व्यकलन, गुणा व भाग, व्यवकलन जिसको हम घटाना भी बोलते हैं, तो यह सही है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें आप देखोगे कि कक्षा 2 में विद्यार्थियों को शिक्षक योग सिखा रहा है। निम्न में से कौन सी युक्ति का अनुकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो पहले इसमें हम सही क्वेश्चन आंसर पर हम टिक करते हैं। तो सही आंसर क्या है इसमें हम देखेंगे। तो सही आंसर सबसे लास्ट वाला है, योग को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। योग को शाब्दिक, इसमें क्वेश्चन सबसे उपयुक्त है। आप पहला ऑप्शन देखोगे तो शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में रखना चाहिए, सही बात है। मगर हम योग की बात कर रहे हैं तो योग वाले जो शाब्दिक प्रश्न हैं उन योग को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसमें ऑप्शन 4 सबसे सही है। अब दूसरा ऑप्शन देखोगे कि कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्न न कराए जाएं, गलत। शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए, गलत। शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराना चाहिए, मगर यहाँ योग की बात हो रही है तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, आप देख रहे हैं। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं कि गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन क्या है? इसमें सबसे पहले हम सही आंसर की बात करते हैं। तो सही आंसर इसमें क्या है? 4th ऑप्शन सबसे सही है। सही, क्योंकि वे बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं, गणित की अवधारणाओं को कैसे वो मिसकंसेप्ट कर रहे हैं, ये हमें वो बोध कराती हैं। तो इसमें आप देखोगे कि पहले 3 ऑप्शन गलत हैं। सही, क्योंकि विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के बारे में फीडबैक देती है। गलत, क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। गलत, क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है कि सही, क्योंकि वे बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं, यानी कि कैसे गणित को वो समझ रहे हैं, कंसेप्ट को कैसे समझ रहे हैं, वह बताती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से कौन सी है? तो सबसे पहले हम सही आंसर देखेंगे। तो सही आंसर है कि संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जो मूर्त है, मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, सही है। इसके बाद आप देखोगे कि संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं से संबंध जोड़ना चाहिए। संकल्पनाओं को जटिल से सरल में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, गलत है। संकल्पनाओं को पूर्णतः श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो इसमें देखेंगे कि संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त, यानी कि जो हम देख रहे हैं कि गणित क्या है, अब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है, तो मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। पहले हम मूर्त वस्तुओं से सीखेंगे और फिर संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त में प्रस्तुत करेंगे। तो इस तरह से आप देखोगे।
निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो हम पहले सही आंसर की बात कर लेते हैं कि स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय किया जाना चाहिए, सबसे सही है। बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय हो, संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय किया जाना चाहिए, पढ़ाए जाने वाले प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए। तो सबसे उपयुक्त क्या है इसमें? शून्य, स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से 20 क्वेश्चन थे जो आप सीटेट में आए हुए क्वेश्चन हैं। यदि आपको पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है।